इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। This video is for both BSc final year medical and non-medical students. In this video we will discuss physical chemistry chapter electronic spectrum, very most important MCQ questions for MDU and KU students. Let's start. Question number 1 is the range of UV visible spectroscopy is, okay, option number A 200 to 800 नैनोमीटर। अगर इन दी केस वो आपसे सिर्फ ये पूछता कि यूवी की स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूवी होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 टू 400 नैनोमीटर ओके। एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है, वैसे तो नॉर्मली आप ये जानते हो कि 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होती है, बट इसमें कोई ऑप्शन अगर ना हो तो आप उसको 400 टू 800 नैनोमीटर भी टिक करके आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो विजिबल की रेंज होगी वो होगी 400 टू 800 नैनोमीटर और यूवी की होगी 200 टू 400 नैनोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूवी विजिबल की रेंज क्या होगी, तो यूवी विजिबल की दोनों की मिला के हो जाएगी 200 टू 800 नैनोमीटर ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार हमारा सबसे कम एनर्जी रिक्वायर करता है ट्रांजिशन के लिए। अगर इन दी केस यहाँ पे क्वेश्चन होता विच ट्रांजिशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता अगर मोर एनर्जी पूछी जाती। ये जो मैंने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, डिजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। इट मीन्स सिग्मा टू सिग्मा स्टार मेरा सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार मेरा सबसे कम एनर्जी रिक्वायर करता है ट्रांजिशन के लिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर अब्सॉर्प्टिविटी ओके। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। अब ये आएगा कैसे, सबसे पहले तो आपको मोलर अब्सॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है, देन उसके बाद हम उसका यूनिट्स निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है मोलर अब्सॉर्प्टिविटी की, इवन नो बियर्स लॉ। बियर्स लॉ आपका क्या होता है, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। जब भी हमारी डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी पास होती है किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसको आप बोलते हो बियर्स लॉ। अभी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी होती कैसे है भाई, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी तो मैंने बताया है कि जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है किसी भी मीडियम से, तो जो कुछ लाइट क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है उसी मीडियम में, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। जब ये इंटेंसिटी ऑफ डिक्रीजिंग लाइट अगर हमारी पास हो जाए किसी मीडियम से, प्योर होमोजीनियस मीडियम से, तो होता है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ ओके। अगर यही डिक्रीज इन इंटेंसिटी पास हो रही है किसी सॉल्यूशन से, तो हमारा क्या होता है, बियर्स लॉ। जो हमारा मोलर अब्सॉर्प्टिविटी जिसकी मैं बात कर रही थी, वो हमारा जो है बियर्स लॉ का कोफिशिएंट होता है, ये सिग्मा। बियर्स लॉ से हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन होता है वो होता है हमारा मोलर अब्सॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन विच रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये होती है इसकी डेफिनेशन। जो अब्जॉर्प्शंस का मोलर अब्जॉर्प्टिविटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन अपॉन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जो अब्जॉर्प्शन की जो हमारी कोई भी यूनिट होती है वो यूनिट लेस होता है अब्जॉर्प्शन, तो इसलिए मैंने यूनिट लेस के लिए 1 लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर, और हमारी लेंथ की क्या हो जाती है, सेंटीमीटर। तो जो ये लीटर है ये तो ऊपर जाके एज इट इज़ आ जाएगा, कोई इन्वर्स का साइन नहीं आएगा, और मोल इंटू सेंटीमीटर नीचे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मोलर अब्सॉर्प्टिविटी की यूनिट लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द यूनिटलेस क्वांटिटी इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ए अब्सॉर्बेंस। मैंने अभी पता है अब्सॉर्बेंस यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब देखते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी ये कैसे है। लेट स्टार्ट। अब्सॉर्बेंस को आप ए से डिनोट करते हो और अब्सॉर्बेंस को आप ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हो। ऑप्टिकल डेंसिटी डिनोटेड बाय डी एंड एक्सटेंशन डिनोटेड बाय
ई। ओके, इसकी डिफाइन क्या होती है? द लोगैरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस। अब ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेंस सबसे पहले तो टी से डिनोट किया जाता है, और ट्रांसमिटेंस हमारा होता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब आई अपॉन आई नॉट। आई अपॉन आई मतलब जो आई होता है हमारा ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी होती है, और आई नॉट हमारा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होती है तो दोनों इंटेंसिटी ही ना। जब रेशियो इंटेंसिटी का है तो इंटेंसिटी की यूनिट्स भी एक ही होंगी, तो इंटेंसिटी कैंसिल होकर हमें क्या दे देगी? 1, मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी। अब अब्जॉर्बेंस हमारा इसके लॉगरिथम का रेसिप्रोकल ही तो होता है, इट मीन्स log अपॉन 1/t। तो t हमारा आई अपॉन आई नॉट है, तो ये हो जाएगा log अपॉन आई नॉट अपॉन आई। तो ये भी हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। भाई दोनों इंटेंसिटी ही तो है, इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी कैंसिल होकर 1 देंगी तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी ये। तो इसलिए अब्जॉर्बेंस की नो यूनिट, ठीक है। तो अब्जॉर्बेंस इसलिए हमारा यूनिट लेस होता है। Okay, next question number 5 is bathochromic shift is also known as, the correct option is B, red shift। bathochromic shift को आप red shift के नाम से भी जानते हैं। Okay, next question number 6 is CS3Cl absorbs at 173 nanometer while CS3I absorbs at 258 nanometer। मतलब CS3 मिथाइल क्लोराइड को absorb होने में थोड़ा कम टाइम लग रहा है और CS3I को अब्जॉर्ब होने में 258 नैनोमीटर ज़्यादा लग रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइन देन आयोडीन। क्लोराइन जो हमारा क्लोराइड होता है वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है एज़ कंपेरिजन टू आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। Okay, question number 8 is if the concentration of solution increases then what is the effect of absorbance। अगर हमारी concentration increase हो रही है तो absorbance पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। absorbance भी हमारी इंक्रीज़ होगी, जब हमारी concentration इंक्रीज़ हो रही है तो absorbance भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। आप मोलर अब्जॉर्प्टिविटी जो मैंने आपको समझाई थी उस वाले फॉर्मूले से आप देखना कि अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज लैम्डा मैक्स इज डिफाइंड एज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन। ये है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। Question number 10 is amines absorb at longer wavelength than alcohol। Why? amines मतलब NH2 नाइट्रोजन वाले, अल्कोहल OH वाले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ये भी सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है। इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज the correct order of wavelength of color in visible spectrum is, the correct option is B, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी उसकी सबसे कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। आपका ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी के रिगार्ड भी आ सकता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी का बताइए कलर इन विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो आप उसमें इसका उल्टा लिख के आएंगे। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा और वेवलेंथ के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। तो वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के लिए वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ के लिए इसने पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज़। अब इसने पूछा है कि वेवलेंथ रेड कलर की होती कितनी है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 620 to 780 nanometer. Okay, this is all for today. Thank you.